बहनों भाइयों, मैं तो विनय कटियार जी के भाषण का आनंद ले रहा था। मैंने कहा कि यदि सचमुच सबके पास यदि परमात्मा ऐसे ही पूंछ दे दे तब तो अपने आप कमल का फूल खिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस जनपद के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सिंह जी, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री विनय कटियार जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन श्रीमती करुणा शुक्ल जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री विजय गोयल जी, राष्ट्रीय सचिव श्री अशोक प्रधान जी और राष्ट्रीय सचिव और जो इस पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, सारा प्रबंधन देख रहे हैं, ऐसे श्री संतोष जी गंगवार और अभी अभी कार्यक्रमों के संबंध में जिनका आपने भाषण सुना है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम जी त्रिपाठी, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह, यहां के पूर्व सांसद श्री तेजवीर सिंह जी, और मैं नाम लेना चाहता हूं अंत में आदरणीय साक्षी जी महाराज। सचमुच में साक्षी जी महाराज को भी सुनना चाहता था। और इस पर राज्यसभा की सांसद श्रीमती कुसुम राय, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं जानता हूं काफी विलंब हो चुका है और हमारी यात्रा 3 बजे ही प्रारंभ होनी चाहिए थी, लेकिन स्थान स्थान पर लोगों के द्वारा जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है इस यात्रा का, मैं उससे अभिभूत हूं और उसी कारण यह विलंब हुआ है। शायद मैं समय से आगरा नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आगरा की जनता भी निश्चित रूप से इस यात्रा का स्वागत करेगी, क्योंकि लोग इस समय प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं। ऐसा मैंने महसूस किया है। लेकिन आपके मन में भी यह सवाल खड़ा होता होगा कि जो यह यात्रा प्रारंभ हो रही है, इसका जन स्वाभिमान यात्रा नाम क्यों रखा गया है। बहनों भाइयों, हमारी इस बात से आप इत्तेफाक करेंगे कि मान सम्मान स्वाभिमान की भावना यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। भले ही कोई नौजवान गरीब झोपड़ी में रहता हो, गरीब मां की कोख से पैदा हुआ हो, यदि इस देश का बड़े से बड़ा राजा महाराजा आकर यह कहे कि तुम गरीब हो, झोपड़ी में रहते हो, तुम्हें खाने के लिए एक समय की सूखी रोटी भी नहीं मिलती है, चलो तुम्हारे नाम से मैं अपना राजमहल लिख देता हूं, लेकिन शर्त यह होगी कि प्रातःकाल जब तुम बिस्तर से उठोगे तो इसी मथुरा के चौराहे पर प्रतिदिन खड़ा करके तुम्हारी खोपड़ी पर धीरे धीरे 2 हवाई चप्पल लगाया जाएगा। तो शायद उस गरीब नौजवान का भी स्वाभिमान जाग उठेगा और राजा को ललकारते हुए कहेगा, ऐ राजा, तुम्हारे राजमहल को मैं पैरों से ठोकर मारता हूं, लेकिन अपनी खोपड़ी पर कभी जूता नहीं खा सकता। इस उत्तर प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री रहा। उत्तर प्रदेश की जनता के स्वाभिमान की कैसे रक्षा करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, इससे अच्छी तरह मैं वाकिफ रहा। और मेरी एक भी बात गलत हो तो आप जो लोग भी यहां पर बैठे हैं, यहां से लेकर वहां तक, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप यहां यदि हमारा विरोध नहीं कर सकते हैं तो चिट्ठी लिखकर मेरा विरोध कर दीजिएगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे दिल में यह भाव पैदा हुआ कि यदि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हूं तो मैं शासक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं करूंगा, बल्कि जनता के सेवक के रूप में अपनी मुख्यमंत्री की भूमिका का निर्वाह करूंगा। और आपको याद होगा कि मैंने इस उत्तर प्रदेश के हर जनपद से किसान भाइयों की बड़ी पंचायत मुख्यमंत्री आवास में बुलाई थी और 8 घंटे तक उनके साथ पंचायत की थी और उन्हीं के साथ भोजन किया था। व्यापारी भाइयों को भी सारे प्रदेश से मैंने बुलाया था, शिक्षकों को बुलाया, कर्मचारियों को बुलाया, सब तो सब समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठा रहने वाला व्यक्ति जो झाड़ू लगाने का काम करता है, जिसे स्वीपर कहते हैं, उसे भी बुलाया और रिक्शा और टांगा चलाने वालों को भी मुख्यमंत्री आवास में पहली बार बुलाकर उनके साथ मैंने संवाद स्थापित करने का काम किया था। बहनों भाइयों,
जब तक जनता किसी मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री की हुकूमत में अपने को सम्मानित नहीं समझेगी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री विकास के भी अपने दावे को किसी भी सूरत में पूरा नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प इस मथुरा की सभा से मैं देना चाहता हूं सारे उत्तर प्रदेश की जनता को। आज मैं जानता हूं कि आपके मान सम्मान का किस हद तक मर्दन यहां के मुख्यमंत्री मायावती जी के द्वारा किया जा रहा है। इसके पहले श्री मुलायम सिंह यादव के द्वारा किया गया। गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद थे। कब किसकी जान चली जाएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो आज आपको विश्वास दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने सरकार बना दी तो भारतीय जनता पार्टी इस बात की पक्की गारंटी देगी कि उत्तर प्रदेश किसी भी बहन भाई के मान सम्मान पर यदि किसी ने आंख उठाकर देखने की जरूरत की, उंगली उठाने की कोशिश की, तो उसका स्थान उसका घर नहीं होगा बल्कि सरकार की जेल होगी। यह मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं। बहनों भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, लेकिन विगत 7-8 वर्षों से राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका का मैं निर्वाह कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी 4 वर्ष तक मैंने जिम्मेदारी निभाई है। लोग कभी कभी हमसे पूछते हैं कि राजनाथ जी, अब तो आप राष्ट्रीय राजनीति में हैं, क्यों उत्तर प्रदेश को लेकर इतने बेचैन हैं? तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहनों भाइयों, मैं अपने लिए आपके बीच नहीं आया हूं। इस कान खोलकर इस बात को सुन लीजिएगा। आप सबका ही स्नेह और प्यार मिला है कि आज भारत की राजनीति में मुझे एक कद हासिल हुआ है। ऋणी हूं तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता का मैं ऋणी हूं। आपके आशीर्वाद, आपके स्नेह के परिणाम स्वरूप ही भारत की राजनीति में आज मुझे कद हासिल हुआ है। और आज मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 14 साल 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या करके उसकी लाश को थाने के कंपाउंड में पेड़ से लटका दिया जाता है। उसके बाद भी राजनाथ सिंह राष्ट्रीय राजनीति करते रहे। 3 चीफ मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ, एक ही विभाग के 3 ऑफिसर्स की हत्या कर दी जाती है भ्रष्टाचार के सवाल को लेकर। उसके बाद भी राजनाथ सिंह राष्ट्रीय राजनीति करते रहेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में जिस दिन आप भाजपा की सरकार बना देंगे, मैं यही आपको कहना चाहता हूं, तो भारत की राजधानी दिल्ली में भी भाजपा को अपनी विजय पताका फहराने से दुनिया की हमें कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। फिर मैं वही की राजनीति करूंगा। लेकिन आज यदि मैं आया हूं तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का तख्ता पलट करने के लिए आया हूं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आपके बीच आया हूं। गुंडे बदमाशों के हौसले किस हद तक बुलंद है। समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी आज के 4.5 वर्षों पहले। लोग कहते थे क्या हो गया है, इतना भ्रष्टाचार, गुंडे बदमाशों की यह हालत, यह सपा की सरकार अब जानी चाहिए, भले ही बसपा आ जाए, वो हमें मंजूर है। और मायावती जी क्या कहा था, पूछो आप। नेता की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। नेता ऐसा चाहिए जो बोले जान चली जाए लेकिन उसे करके दिखाए। नेता ऐसा होना चाहिए। नेता ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनता से बोले कुछ और करे कुछ। और आपको भी कहना चाहता हूं, मेरे राजनीतिक जीवन में भी कभी यदि कुछ ऐसा लगे, आप चिट्ठी लिख के अपने नौजवानों से भी कहना चाहता हूं, भेज देना कि राजनाथ सिंह ने यह कहा था लेकिन इसे नहीं किया। और ऐसे हालात जिस दिन हमारे राजनीतिक जीवन में उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में पैदा हो जाएंगे, इस राजनीति को ठोकर मारकर घर बैठ जाऊंगा। जनता के सामने कभी चेहरा दिखाने के लिए नहीं आऊंगा। मायावती जी ने कहा था चुनाव के समय, जबकि विधानसभा का चुनाव चल रहा था, यही कहा था ना, सपा के शासनकाल में बहुत जुल्म अत्याचार बढ़ गया है, भ्रष्टाचार है, कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। मैं मुलायम सिंह यादव के एक भ्रष्टाचार की जांच कराऊंगी और मुलायम सिंह यादव को मैं जेल भेजूंगी और अमर सिंह को भी जेल भेजूंगी। कहा था कि नहीं कहा था? हाथ उठाकर बताइए। हिम्मत है मायावती जी की मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह को जेल भेजो?
अरे तुम्हारे भी दामन पर दाग लगा हुआ है भ्रष्टाचार को लेकर। मायावती जी, यदि सपा के मुखिया पर यदि जांच सीबीआई की चल रही है तो आप पर भी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सीबीआई की जांच चल रही है। कैसे आप जेल भेजने का साहस कर सकती हैं? क्यों नहीं कहा था? क्यों कहा था आपने उठाकर जेल भेज दूंगी? केवल जनता को गुमराह करने के लिए, जनता की वाहवाही लूटने के लिए। कितने वादे इन्होंने किए थे? भ्रष्टाचार का बोलबाला किस हद तक है? मैं बहुत विस्तार में भी चर्चा करूंगा तो 3 घंटे 4 घंटे का भाषण हो जाएगा, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। पार्क बनवाए जा रहे हैं, यहां पर पहाड़ों के पत्थरों के पहाड़ खड़े किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नोएडा में चले जाइए, लखनऊ में चले जाइए, हजारों करोड़ रुपए की धनराशि पानी की तरह मायावती जी ने बहाया है। मैं समझता हूं वह हजारों करोड़ रुपए यदि उत्तर प्रदेश में कायदे से भी खर्च किए गए होते तो कम से कम हमारे 5 लाख नौजवानों के हाथों को रोजगार का अवसर मिल गया होता, उनके हाथों को काम मिल गया होता। वह सारे आंकड़े में विस्तार में जाकर आपके सामने नहीं रखना चाहता हूं। ऐसी स्थिति इन्होंने पैदा कर दी। भ्रष्टाचार का जहां तक आलम है, बहनों भाइयों, आपकी एक पत्रावली भी बिना पैसा दिए कार्यालय में आगे नहीं बढ़ती होगी। यह सच है कि नहीं है? फाइल बढ़ती है बिना पैसा दिए। किसी चौराहे पर चले जाइए, आपके साथ वसूली की जाती है। चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कचहरी हो, चाहे थाना हो, चाहे कोई स्थान हो। और मैं एक बात बताने जा रहा हूं, शाम के समय जब मैं मुख्यमंत्री था, जब मैंने देखा कि ट्रक वालों की वसूली हर चौराहे पर होती है पूरे उत्तर प्रदेश में, शाम को मैंने कहा था कि यदि कोई मां का लाल यदि एक भी ट्रक वाले को किसी चौराहे पर रोक लिया तो मैं उसकी खाट खड़ी कर दूंगा। किसी मां के लाल की हिम्मत नहीं थी कि कहीं पर वह ट्रक उत्तर प्रदेश में रोक दे। यदि यहां पर कोई ट्रांसपोर्टर है कि नहीं है, यहां पर ट्रक चलाते हो आप, तो आप भी चलाते हो, खड़े होकर जब बता दो कि मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं। हिम्मत होती थी किसी की? बहनों भाइयों, हुकूमत इसे कहते हैं। मुख्यमंत्री जो बोल दे वही कानून हुआ करता है। लेकिन आज की मुख्यमंत्री जी हो क्या रहा है? आप ही यदि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं तो आपके आदेश का पालन आपका मातहत कैसे करेगा? कैसे आप इस बात की कल्पना कर सकती हैं? यह हालत है इन लोगों की। यहां पर खाद्यान्न का घोटाला इतना बड़ा हो गया, सीबीआई जांच चल रही है। हाई कोर्ट का जब आदेश हुआ खाद्यान्न घोटाले की सीबीआई से जांच करने के लिए, तो उसको रुकवाने के लिए मायावती जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। यही भ्रष्टाचार का मुकाबला करेंगे ये मायावती जी। और कई मंत्री इस समय भ्रष्टाचार के आरोपों में अब उनकी छुट्टी हो रही है। यदि मायावती जी की चलती तो छुट्टी न करती। लोकायुक्त के रिपोर्ट आ जाने के बाद छुट्टी करना तो उनकी बाध्यता है, उनकी मजबूरी है। और मैं समाजवादी पार्टी की भी यहां पर चर्चा कर देना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी की क्या क्या इन्होंने किया है, मैंने उसका कच्चा चिट्ठा तैयार किया है। बहनों भाइयों, ध्यान से सुन लो, इनकी हालत क्या है। गुंडे बदमाशों के हौसले क्यों न बुलंद हों। 1993 से 95 तक सपा बसपा की सरकार थी। विधानसभा के अंदर जैसा खून खराबा और मारपीट हुई थी, मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी भी ऐसे खून खराबा और मारपीट आपने विधानसभा में नहीं देखी होगी। यही समाजवादी पार्टी थी। 1994 में एक समाचार पत्र दैनिक जागरण के कार्यालय पर हल्ला बोला था यदि किसी ने, तो इसी समाजवादी पार्टी ने हल्ला बोला था।